नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज निफ्टी में डेड कैट बाउंस हो गई है और डेड कैट बाउंस का मतलब है कि अब चौथे फ्लोर से बॉल को नीचे डालेंगे तो बॉल नीचे आएगा, उसे बाउंस होकर ऊपर आएगा। पिछली 10 दिन से मार्केट को टोकती रही है एफआईआईज ने, आज शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, इसीलिए मार्केट ऊपर बाउंस हो गया है। एक समय था जब 300 पॉइंट ऊपर था, अब 250 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आज प्लस में ही क्लोज होगा क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ टाइम 2:30 हो गया है। बैंक निफ्टी भी प्लस है लेकिन उतना बड़ा बाउंस नहीं है, लगभग 300 पॉइंट ही ऊपर है। सोलर का दाम ऊपर है, 8,060 तक फिर से पहुंच गया है। कल से आज तक 55 रुपया ऊपर गई है। तो आज का ताज़ा खबर क्या है? अमेरिका में कल भारी गिरावट थी, सारी स्टॉक्स गिरी थी। क्यों गिरी? क्योंकि उन्होंने सीधा बोल दिया है कि वो टैरिफ कायम रहेगा और वो वॉल स्ट्रीट के बारे में कंसर्न नहीं है। तो उन्होंने ये एक अनाउंस कर दिया है कि चाइना में एडिशनल 10% टैरिफ होगा। स्पीच में ये भी बताया गया है कि इंडिया को ऊपर टैरिफ डालेंगे। इंडिया की ऑटो टैरिफ 100% के ऊपर है, सो भारत में भी रेसिप्रोकल टैरिफ आएगी, वो 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है जो भी वो टैक्स लगाते हैं वही टैक्स हम भी लगाएंगे, अमेरिका को फिर से रिच बनाएंगे। इंडियन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि वो सरेंडर कर देंगे और टैरिफ को कम कर देंगे। इंडिया कार्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स में अमेरिका से टैक्स कम कर कर रेसिप्रोकल टैक्स से बचेंगे। जो सेक्टर्स वनरेबल हैं वो हैं केमिकल, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और फूड प्रोडक्ट्स। अगर यूएस ने फार्म प्रोडक्ट्स में टैरिफ एक्सपेंड की, भारत की फूड एक्सपोर्ट्स इम्पैक्ट हो सकती है, स्पेशली श्रिम्प और डेयरी में। चाइना ने रिटेलिएशन अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा है कि वो 10 से 15% टैरिफ यूएस गुड्स में डाल देंगे मार्च 10 से। 15% टैरिफ यूएस चिकन, वीट, कॉर्न और कॉटन में होगा और 10% टैरिफ सोगम, सोयाबीन, पोर्क, बीफ, सी फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड डेयरी में होगा। चाइना ने 15 कंपनियों पे सैंक्शंस अनाउंस कर दी और 10 और डिफेंस कंपनी के ऊपर सैंक्शन डालने की सोची कर रहे हैं। इन कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को चाइना में अंदर नहीं आने देगा और उसकी वर्क परमिट को कैंसिल कर देगी। कनाडा ने भी 25% टैरिफ अनाउंस की है, $155 बिलियन वर्थ ऑफ अमेरिकन गुड्स में। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और अमेरिकन कंज्यूमर्स की दाम बड़ी होगी। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, एक्वाटिक प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट्स और मेडिकल इंडस्ट्री अफेक्ट होंगे। फ्यूचर टैरिफ तो स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, टिम्बर में भी कंसिडर किया जाएंगे। वॉरेन बफेट ने इसको एक्ट ऑफ वॉर का बुलाकर उसे क्रिटिसाइज किया है। नास्डैक कॉम्पोजिट 10% गिर चुकी है दिसंबर 16 से, ये करेक्शन टेरिटरी हो गई है। लेकिन हम भारत से बारे में सोचते हैं और भारत के बारे में कंसर्न है। भारत में सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एलआईसी है। उनकी पोर्टफोलियो 1,50,000 करोड़ की लॉस हो गई है। एलआईसी की जो पोर्टफोलियो थी वो 14.9 लाख करोड़ थी दिसंबर 2024 था और वो गिरकर आज 13.4 लाख तक पहुंच गई है। 1.45 लाख का करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ 2 महीनों में नुकसान हो गया है। लोग कहते हैं इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि एलआईसी लॉन्ग टर्म गेम खेलती है, लेकिन जिन जिनों की पॉलिसी इस समय एक्सपायर होती है वो सब प्रेशर में आ जाएंगे। एलआईसी के पास 310 कंपनियां हैं, इसमें से अनेक कंपनियां 1,000 करोड़ के ऊपर लॉस हैं। तो जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं, आईटीसी में 17,000 करोड़, टीसीएस में 10,509 करोड़, इन्फोसिस में 7,650 करोड़, एसबीआई में 8,568 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक में 3,179 करोड़, जियो फाइनेंशियल्स में 3,546 करोड़ और रिलायंस होल्डिंग्स सबसे लार्जेस्ट स्टॉक होल्डिंग है, उसमें लार्जेस्ट लॉस होगा
1,03,727 crore, 1,03,727 crores. HDFC बैंक में 62,814 crores, L&T में 54,215 crores. अच्छे रिजल्ट्स देने वाले स्टॉक्स हैं बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड्स। LIC की मार्केट वॉलेटिलिटी की मैनेजमेंट और पॉलिसी होल्डर्स रिटर्न को वो क्लोजली मॉनिटर करेंगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन जिन जिनों का बोनस मिलना है अगले 2-3 साल में, उन सब का इफेक्ट पड़ेगा इसका। निफ्टी पहली बार 1996 में जब इनकॉर्पोरेट हुई 10 दिन इन अ रो वो क्रैश हो गई, तो ये लॉन्गेस्ट क्रैश है ऑफिशियल लॉन्च से। 16% अब तक गिरी चुकी है 2024 से आज तक। 26,277 में मार्केट है। मार्केट लगभग 4,000 पॉइंट के ऊपर मार्केट गिर चुकी है। ये 6th लार्जेस्ट क्रैश है 2008-9 से, और कोविड के बाद ये 2nd लार्जेस्ट डिक्लाइन है। तो FII आउटफ्लोज बहुत हो गए हैं। अभी तक $14 बिलियन की हो चुकी है। इस साल में ट्रम्प की टैरिफ एक थ्रेट है और दूसरी एक रुपये की वीकनिंग। रुपया वीकन होने से FIIs बाहर जा रहे हैं और अंदर आने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट 50 जो निफ्टी के बगल में है 25% गिर चुकी है हाइट से। मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्सेस 50% गिर चुकी हैं। अनेक स्टॉक्स इन इंडेक्सेस 25 to 30% गिर चुकी हैं। निफ्टी की TTM ट्रेलिंग 12 मंथ PE रेशियो अभी 20 के नीचे आ गई है। पहले बार ये सितंबर में 24.38 में पीक हुआ था। टाइटन एक महानुभाव स्टॉक जिसे मैं हीरे का सुई आप सबको वार्न कर रहा था, उन्होंने करेक्शन शुरू हो गई। 3,031 में ट्रेड हो रहा है आज। PE अभी भी 84 है। इधर से 50% नीचे जा सकता है, तो 40 टाइम्स अर्निंग्स वहाँ बहुत एक्सपेंसिव होगा। ये अगस्त 2023 से लोवेस्ट हैं। शेयर्स ने एक महीने में 17% गिर चुकी हैं। लोग कह रहे हैं ये लो डिक्लाइन इन मार्जिन्स के कारण है, लेकिन सच्ची बात ये है कि मार्केट में ये स्टॉक हाईली ओवर वैल्यूड है। तो अमेज़न ने एक सीक्रेट वेपन अनाउंस की है क्यू कॉमर्स को, उसका नाम है अमेज़न नाउ। अमेज़न नाउ को लिमिटेड पायलट प्रोजेक्ट में व्हाइटफील्ड में शुरू किया है। वो ग्राउंड वर्क तो 2024 में शुरू हुआ। अभी 300 डार्क हॉर्सेस दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में 2025 तक पहुंच जाएंगे। अगले 100 स्टोर्स तो नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में रीच हो जाएगी। अमेज़न प्राइम उनके पास 16 से 20 मिलियन कस्टमर्स हैं। ये इंडिया की क्विक कस्टमर्स के मोर देन 50% हैं। तो अगर आप क्विक कस्टमर हो तो मोर देन 50% चांस है कि आप अमेज़न प्राइम की कस्टमर होंगे। तो अर्ली रिजल्ट्स जो व्हाइटफील्ड से आ रहे हैं वो बहुत इंकरेजिंग हैं। हर दिन 2000 ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें से 1% ही प्राइम कस्टमर्स हैं। तो इसका मतलब है उनकी कंपटीटर्स ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी ये सब प्रेशर में आएंगे। जो म्यूचुअल फंड के जरिए आपने इन्वेस्ट किया है ज़ोमैटो और स्विगी में, उसका नुकसान होगा। इस कंपनी में, इस स्पेस में अमेज़न और टाटा बिग बास्केट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इधर लार्ज प्राइम बेस और इनको टेक्नोलॉजी एज भी बड़ा एडवांटेज होगा। तो ये इंडियन टीम के रूप से UAE और सऊदी अरेबिया जहां इंडियन ज़्यादा रखते हैं, उस मार्केट में भी पेनिट्रेट किया जाएगा। अदानी ने टॉप केचप मैन्युफैक्चरर्स GD फूड्स को खरीद ली है। 80% अभी ले लेंगे 603 करोड़ की वैल्यूएशन में। जो भी 20% है, 80% अभी ले लेंगे और 20% को 3 साल से स्टेजेस में एक्वायर करेंगे। इसका फंडिंग इधर पब्लिक लिस्टिंग या इंटरनल अप्रूवल से किया जाएगा। इससे मरिको, ITC और टाटा कंज्यूमर के साथ उनका सीधा टक्कर हो रहा है। ब्लैकस्टोन हल्दीराम से रेस से बाहर आ गया है
क्योंकि हर बार जब फर्म ऑफर देते हैं, तो प्रमोटर और पैसा माँग रहा है। तो 15% स्टेक के लिए ब्लैकस्टोन $8 बिलियन देने के लिए तैयार था, लेकिन क्लाइंट को $10 बिलियन देना था चाहिए था, तो कंपनी ने ब्लैकस्टोन ने साफ इनकार कर दी। इंडिया में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च होने वाले हैं जून में। इसका तगड़ा कंपटीशन रिलायंस, भारती एयरटेल और स्टारलिंक के साथ होगा, लेकिन अभी तक स्टारलिंक को जीसीएस लाइसेंस नहीं मिली है। जब मिलेगा वो एंट्री आ जाएगी। वो जीएमपीसीएस लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया मोबाइल कम्युनिकेशन और सैटेलाइट यूज़ के लिए यूज़ होगा। अगला न्यूज़ शॉकिंग न्यूज़ है, ये टू व्हीलर इंडस्ट्री से आ रहा है। इसमें तो हीरो मोटरकॉर्प 40 साल में पहले बार अपना टॉप स्पॉट लूज़ किया है। इसमें लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ये सब तीनों मिक्स्ड हैं। होंडा मोटर्स नंबर 1 है, उन्होंने 4.2 लाख व्हीकल्स बेची, इसमें 7.9% डिक्लाइन थी। टीवीएस मोटर्स ने 4,03,000 गाड़ियां शिप की, 9.6% ग्रोथ है। हीरो मोटर सिर्फ 3.88 लाख यूनिट्स डिलीवर कर सकी और 17 पॉइंट नीचे है। बजाज चौथी पोजीशन में है, 2,99,000 उन्होंने बेची है, 1.6 ईयर ऑन ईयर। तो ये टीवीएस का मेन ग्रोथ ड्राइवर। ई स्कूटर सेल्स ने 24,000 रीच कर दी और एक्सपोर्ट व्हीकल्स सर्ज होकर ईयर ऑन ईयर 1,24,993 तक पहुंच गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दावा है, क्योंकि महाकुंभ से पैसा बहुत बाहर गया है, और दूसरी बात ये है कि आरबीआई लगातार डॉलर खरीद रही है, इससे देयर इज अ लिक्विडिटी डिफिसिट इन द मार्केट, और इसके के कारण उनकी डिपॉजिट प्राइसेस नीचे आ रही है। उन्होंने मांग की कि एक रेट कट और सीआरआर कट से ये स्पीच शुरू हो अप्रैल में, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, सरकार के पास उसे करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।